Hi students, good morning. So today we will do the 10th lecture of this chapter. Chapter name is the French Revolution. And today we are on page number 14 in my book, and here the title is France abolishes monarchy and becomes a republic. ठीक है बेटा, तो आज जो है हम बात करेंगे कि फ्रांस के अंदर जो मोनार्की जो है वो एबोलिश हो गई, खत्म हो गई, और फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बनता है। ठीक है ना। तो ये यदि आप थोड़ा सा सोचें तो जहां से हमने चैप्टर के ऊपर एक पॉइंट आया था कि राजा जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है उसमें हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से जो मोनार्क था, क्योंकि अभी जो पिछला चैप्टर जो टॉपिक हमने किया था वो किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है ना। क्योंकि अभी जो भी सिस्टम चल रहा था उसमें राजा था। ठीक है, राजा को हटाया नहीं गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके अनुसार जो है वो रूल नेशनल असेंबली ने घोषित कर दिया, लेकिन राजा था। ठीक है ना। तो वो जो टॉपिक था पिछला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि राजा जो है वो एबोलिशिस, फ्रांस के अंदर फ्रांस एबोलिशिस मोनार्की, फ्रांस के अंदर मोनार्की एबोलिश होती है, खत्म होती है, और फ्रांस के अंदर फ्रांस जो है वो रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो कैसे, किस प्रकार से ये राजा हटा, इसके ऊपर एट द एंड है हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दिन में तो होगा नहीं है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। तो दो लेक्चर तो कम से कम इसमें लगेंगे, एक आज का, एक अगला। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हुआ। देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। अभी फ्रांस में आपको पता है कि लुई 16 ने जो है वो क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया था संविधान कि ठीक है, आप संविधान के अनुसार आप सिस्टम चलाइए। लेकिन वही है कि वो बाहरी मन से था। अब उसने क्या किया कि अब अपने आप को पावर में रखने के लिए सीक्रेटली जो है, जो पड़ोसी राज्य थे ना, पड़ोसी राज्य थे जैसे ऑस्ट्रिया और प्रशिया। उस समय जो प्रशिया मतलब जो जर्मन रीजन है, जर्मन तो आज थोड़ा ही है, बहुत बड़ा राज्य था ये और काफी शक्तिशाली था। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया राज्यों के साथ अपना संपर्क किया, लेकिन सीक्रेटली। ठीक है ना, नेशनल असेंबली को नहीं बताया। और वो क्यों किया उसने, ताकि वो पावर में आ सके, क्योंकि राजा अब उसकी पावर चली गई थी, इस बात से को लेकर वो खुश नहीं था। अच्छा, पड़ोसी राज्य ऑस्ट्रिया तो आपको पता ही, उसका ससुराल ही था, आपने पढ़ा होगा, ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, क्या नाम था उसका, मैरी एंटोनिटी। सो वहां का तो वो दामाद था, लेकिन उसके साथ पड़ोसी राज्य के साथ उसकी मित्रता थी, और उसने ये निगोसिएशन, सीक्रेट निगोसिएशन जो है वो की, मतलब बातचीत की। और इस बात का पता जो है वो क्या हुआ, कहते हैं नेशनल असेंबली को लग गया। जब नेशनल असेंबली को लग गया, तो इससे पहले कि वो कुछ मिलकर कोई प्लान करें, एक एक्शन लें, क्योंकि उसका प्लान ये था कि वो उनको बुला रहा था कि आप जो है वो फ्रांस के ऊपर क्या करो, अटैक करो, नेशनल असेंबली के रूल में जो फ्रांस चल रहा है, ठीक है, फ्रांस को हराइए, और फिर दोबारा से जो है वो यहाँ पर मोनार्की को इस्टेब्लिश करिए। लेकिन इस बात का पता जैसे ही नेशनल असेंबली को चला, उन्होंने जो है वो क्या कर दिया, इनके खिलाफ जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया। और ये होता है 1792 में। ठीक है, 1791 में तो मतलब संविधान के अनुसार जो है व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हुई, और वो पिछला लेक्चर हमने सुना उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हुई। ठीक है। तो अब जब ये हुआ, ये क्यों हुआ, ताकि वो, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि इससे पहले कि ये अटैक करें, उन्होंने वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, और उस वॉर में जो है वो नेशनल असेंबली जीतती है। क्योंकि लोगों के अंदर भी जब ये बात पहुंची, क्योंकि एक रेवोल्यूशन चल रहा था, ये अगर आप इस पीरियड को देखेंगे, इन ईयर्स को देखेंगे, तो ये एक रेवोल्यूशनरी ईयर्स थे। दोबारा से लोगों के अंदर एक जोश था, और जब ये बात लगी कि इस सिस्टम को दोबारा से स्टैब्लिश किया जाता, लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, एरिस्टोक्रेसीज
जो स्थापित थी फ्रांस के अंदर या अन्य राज्यों में, वो दोबारा से अब उन्होंने ये ठान ली कि फ्रांस में तो हुआ ही है, लेकिन ये उनको भी इससे, इस सिस्टम से, इस मोनार्कियल सिस्टम से मुक्त कराएंगे। और ऐसा जो है वो के पीछे जो है वो वार जो है वो डिक्लेयर करके जो है वो युद्ध शुरू हो गया। और उस समय कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो वॉलेंटरली जो है वो आर्मी को ज्वाइन किया, फ्रांस की आर्मी को। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग रीजन से जो है वो ज्वाइन करते हैं, वॉर होते हैं, और एट द एंड जो है वो फ्रांस जीतता है। इतना आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक और बात दी गई है कि उसमें एक सॉन्ग गाया गया, जैसे देशभक्ति का सॉन्ग मर्सिले, मर्सिलेज जो है वो एक, मर्सिले जो है वो एक फ्रांस का एक रीजन है, एक क्षेत्र है। वहां से ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहां से जो लोग आए थे उन्होंने इस गीत को गाते हुए वो सेना में भर्ती हुए थे, और मतलब नेशनल असेंबली को ज्वाइन किया, सेना को ज्वाइन किया। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इस गीत के जो कंपोजर थे, जो इस पोइट ने इसको लिखा था, उसका नाम था रॉगेट डी एल इजले। ये आएगा नाम यहाँ पर, जैसे मैं अभी रीडिंग करने जा रहा हूँ तो आप इसको देख लेंगे। और फिर बस यही है। और आज की डेट में भी ये मर्सिलेज जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। ठीक, किस व्यवस्था के खिलाफ था? मोनार्की के खिलाफ। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी सिस्टम मतलब जैसे नोबिलिटी थी, हाई क्लास थी, स्पेशल प्रिविलेजेस थे, एक है ना, लोअर क्लास थर्ड स्टेट्स के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, इंसानियत के नाम पर इक्वलिटी का कोई व्यवहार नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है वो सिस्टम में थी, और वो इस सिस्टम को अब उखाड़ फेंक देना चाहते थे। तो यहां से जो है हमारा ये टॉपिक शुरू होगा, और फिर अगला जैसे पैराग्राफ आएगा मैं उसके ऊपर आपको फिर जैकोबिन क्लब्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा इसको पहले देखें फर्स्ट पैराग्राफ को, और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहता, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप हो गई है, लेकिन फ्रांस के अंदर ये सिचुएशन जो ये है, टेंस सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू देखने को मिलती है। कैसे? कहता, ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। कहता, हालांकि उसने संविधान को साइन तो कर दिए थे, उस पर संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी वो एक गुप्त तरीके से सीक्रेटली जो है एक बातचीत में जो है वो शामिल हो चुका था। किसके साथ? प्रशिया के साथ उसने संपर्क साध लिया था, चुपचाप होकर, सीक्रेटली, सीक्रेट नेगोशिएशन, बातचीत। ठीक, रूलर्स ऑफ अदर्स neighboring country too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। तो घटनाएं तो आपको पता है, रिवोल्यूशन तो 1789 से शुरू हो गया था। और रूलर्स जो जो नेबरिंग राज्यों के, उनको पता था कि आज ये फ्रांस में हुआ है, कल हमारे यहाँ लोग भड़क जाएंगे, तो इसलिए जो है फ्रांस की इसमें हेल्प की जाए, और फ्रांस के अंदर हेल्प करके उस पुराने सिस्टम को स्टेब्लिश करवाया जाए। और वो प्लान कर रहे थे कि वो क्या करेंगे, सैनिक भेजेंगे, फ्रांस में अपने सैनिक भेजेंगे, युद्ध होगा। समझ में आ रही बात? आगे देखिए। कहता, बिफोर दिस कुड हैपन, इससे पहले कि सब कुछ होता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। मैंने आपको बताया, उनको पता लग गया इससे पहले कि वो अपने सैनिक भेजते, उन्होंने वोटिंग करवा के जो है वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया का भी मैंने आपको बताया था कि दोनों राज्यों ने हेल्प करने की मतलब प्लान किया हुआ था। इससे पहले वो कुछ करते, नेशनल असेंबली ने ही जो है इन दोनों के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब जब वॉर डिक्लेयर हो गया, लोगों तक बात पहुंच गई। कहता, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स जो हैं वो, जो एक भीड़ के रूप में, थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस, अलग अलग प्रांतों से, ठीक है, लोग आए क्या करने के लिए? टू ज्वाइन द आर्मी। They saw this as a war of people against kings and atrocities all over Europe। एट्रोसिटीज मैंने आपको भी बताया क्या होती है। ठीक है, उन्होंने ऐसे लोग जो हैं ये वॉर, इस वॉर को किसके खिलाफ देख रहे थे?
कि ये मोनार्कियल सिस्टम के खिलाफ है, राजाओं के खिलाफ है, उन एट्रिसिटी वो हाई क्लास के जो लोग हैं उनके खिलाफ ये वॉर है, ठीक है, यूरोप के अंदर। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दिस sang was the Marseillaise composed by the poet रॉगेट डी एल इजले। ठीक है, नाम नोट कर लो। ये कहता जो भी उस समय देशभक्ति, देश के लिए के नाम पर जितने भी देशभक्ति के गाने गाए गए उनमें एक था, क्या नाम था उसका? मर्सिले। क्या नाम था? मर्सिले। और इसको कंपोज किया था एक पोइट ने जिसका नाम था रॉगेट डे एल इजले। इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिले। मैंने आपको बता दें, एक रीजन है फ्रांस का, ये वहां से ये शुरुआत हुआ था, पहली बार वहां से ये चला, गाते हुए लोग आए इसको। इट वॉज फर्स्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इट वॉज sung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलेज एज दे मार्च्ड। मीन्स आए, कहां पहुंचे? गाते हुए पेरिस पहुंचे। एंड सो गॉट इट्स नेम, और इसके बाद इसका नाम मर्सिले पड़ा। लाइन आ रही है, नोट कर लें। कहते द मर्सिलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। मर्सिलेज जो है वो फ्रांस का आज की डेट में भी क्या है? नेशनल एंथम बना हुआ है। देख लो कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस स्टोरी से। ये लिंक है, मर्सिलेज सुनना होगा तो यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप जो है वो उसको सुन सकते हैं। बाद में सुनना, अभी मत सुनने लग पड़ना, ठीक है। तो ये यहां तक आई होप आपको ये सारा जो पैराग्राफ है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है जी। युद्ध का परिणाम मैंने आपको बता दिया कि वो फ्रांस उसमें ये जो नेशनल असेंबली में जो है वो जीतती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम पीरियड था 1792 93, ये एक रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड था। एक रिवोल्यूशन, एक जोश, ठीक है। एक तरफ से तो ये देश के प्रति ये भावनाएं, लोगों का आर्मी में जुड़ना, ये सब कुछ था। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी और हटके अभी भी, क्योंकि जो अभी तक संविधान के अंदर जो व्यवस्था हुई थी फ्रांस के संविधान में, उसमें ये हुआ था कि सभी को राइट टू वोट नहीं मिला था। अब नेशनल असेंबली में कितने मेंबर थे उसमें? 745 ओनली लास्ट में जाकर, और उसमें भी वोटिंग देने का अधिकार था। तो उसके लिए डिमांड्स उठनी शुरू हो गई, ठीक है। फ्रांस के अंदर और अवेयरनेस बढ़ गई लोगों के अंदर, थर्ड स्टेट्स में स्पेशली। और उसमें भी जो अब लोग अपने अधिकारों की बात लग पड़े करने। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स, यहां पे ये टर्म यूज हुई है, पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं। क्लब्स का मतलब यहां पर ग्रुप से है, पार्टियों से है, कि बहुत सारी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो का निर्माण होता है। और इन सारे, है ना, अलग अलग हमारे देश में कितनी सारी पार्टियां हैं, अपने अपने विचार हैं, देश की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार से कुछ सोचता है। लेकिन इनमें जो सबसे फेमस जो एक पॉलिटिकल क्लब देखने को मिला, आप क्लब ही यूज करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में क्लब ही बोला गया उसको। तो पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो सबसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स में एक पॉलिटिकल क्लब्स बहुत फेमस हुआ और उसका नाम था जैकोबिन्स। क्या नाम है? जैकोबिन्स, ठीक है। तो जैकोबिन्स में कौन था ये तो अगले लेक्चर में ही बात जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये रेवोल्यूशनरी ईयर्स के रूप में जो है वो ये वक्त जो है वो देखा जा सकता है 1792 93। और बहुत सारी लोग जो है अब एक नई व्यवस्था के पक्ष में थे। जैकोबिन क्लब्स जो है वो उसमें एक फेमस हुआ। और एट द एंड हम अगले लेक्चर में जानेंगे, बताऊंगा मैं कल कि किस प्रकार से फिर यही रेवोल्यूशन आगे चल के जो है वो किसका, लुईस 16 की मौत का कारण बनते हैं। फिर इसके बाद लुईस 16 मरेगा, राइट। तो फिलहाल हम अगला पैराग्राफ भी इसमें जोड़ेंगे आज के लेक्चर में। क्या है देखिए, कहता था रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल। अब जब भी वॉर होता है तो जाहिर सी बात है लॉसेस होते हैं, आर्थिक जो डिफिकल्टीज, इकोनॉमिक डिफिकल्टी हैं, ठीक है, पैसे का जो भी डिफिकल्टी है वो लोगों को झेलनी पड़ती हैं। कहता वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जब युद्ध चल रही था तो, और पुरुष उस युद्ध में उस सीमाओं पर जो है वो लड़ रहे थे एट द फ्रंट, है ना, जब वो लड़ रहे थे। वीमेन वर लेफ्ट टू कोप, कोप होता है एडजस्ट, कॉम क्या होता है? एडजस्ट। तो घर पे महिलाएं रह गई और महिलाओं को जो है वो
क्या करना पड़ रहा था, एडजस्ट करना पड़ रहा था विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तो मतलब फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की महिलाओं के ऊपर आ गई, जाहिर सी बात है। अब क्या हुआ, और उस इसमें हम देखते हैं उस दौर में, उन ईयर्स में, कि लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। और अब बहुत सारा जो भी एक वर्ग था ये जनसंख्या का फ्रांस की का, वो भी इस बात से भी कन्विंस था कि अभी भी रिवोल्यूशन जो है वो और इसमें एक नई क्रांति और आनी चाहिए, कि अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं थे। एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स, किसको दिए थे सिर्फ उसने, ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अभी उनको लग रहा था कि जो थर्ड स्टेट्स के लोअर लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास तो अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं है, राइट टू वोट ही नहीं मिला है बहुतों को, तो गरीबों को तो वो भी कुछ भी होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें ये तभी संभव है जब एक रेवोल्यूशन, एक नई क्रांति जो है वो और होगी अभी फ्रांस में। अब इसी के चलते क्या हुआ, मैंने आपको बताया क्लब्स बन रहे थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of actions। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते थे, गवर्नमेंट्स की पॉलिसी। अब गवर्नमेंट कौन थी, कि कौन रूल कर रहा था, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में भी कौन थे, रिचर लोग, है ना, थे, तो उसमें भी अमीर ही अभी तक। तो ऐसे लोगों की पॉलिसीज को डिस्कस करना या पॉलिटिकल बढ़ने शुरू हो गए, और उनके एक्शंस कैसे होंगे, ये सारी चर्चाएं होना शुरू होगी। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स, नोट डाउन दिस लाइन, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स was that of the Jacobins। इन सब में जो है कौन था, जैकोबिन था, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। ठीक है, तो सेंट जैकोब हुए, उनके नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कॉन्वेंट नीचे भी लिखा हुआ, क्या होता है कॉन्वेंट, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस लाइफ। तो मतलब एक तरह से ईसाइयों का आश्रम है, वहां से कोई जैकोब करके थे, उनसे ये जैकोबिन क्लब्स का नाम जो है वो रख लिया था। मतलब क्लब मतलब एक पार्टी, बहुत सारी पार्टियां बन रही, बहुत सारे ग्रुप बने, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस कोई ग्रुप देखा गया उस दौर में जो आगे उभर कर सामने आया, तो उसमें कौन था, जैकोबिन्स। जैसे हमारे देश में दो ही मेन है, ठीक है, एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, बाकी तो और बहुत हैं। चलिए देखिए आगे समझिए, कहता विमेन्स टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स। और महिलाएं, नोट कर लो, हालांकि वो भी एक्टिव थी, तो महिलाओं ने भी उसमें अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे। ठीक है जी, कहता सेक्शन 4 आगे है, उसमें जो है यू विल section 4 of this chapter will tell you more about the activities and demands। उसमें आप और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक ही आज हम इस लेक्चर को ये इसमें यहीं पे समाप्त करूंगा, इतनी डिस्कशन के साथ। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर से स्टोरी को थोड़ा सा एक कैप्चुलेशन दे देता हूं कि क्या हुआ, कि फ्रांस के अंदर लुई 16 सीक्रेटली नेगोशिएट कर रहा था, क्योंकि उसको वो चाह रहा था कि अभी मोनार्की दोबारा से सेट हो, वो पावर माना चाहता था, और उसके लिए उसने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ सीक्रेटली नेगोशिएशन किया, और उसका पता लग गया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली ने जो वॉर डिक्लेयर कर दिया, और वॉर डिक्लेयर जब हुआ तो उसे ये एक रिवोल्यूशन के रूप में देखा गया, एक नया दौर था, और लोग अब फ्रांस के लोग जो हैं कहीं उनको भी सबक सिखाने के मूड में आ गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उस समय फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन करते हैं, वॉलंटरी ज्वाइन करते हैं। और एक पेट्रोटिक सॉन्ग जो उसमें देखा गया बड़ा फेमस हुआ, मर्सिलेज, क्योंकि मर्सिलेज के वॉलंटियर्स जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था यहां से आया था, और इसको कंपोज किया था रॉगेट DL इजले ने। और आज की डेट में ये मर्सिलेज जो है वो नेशनल एंथम है फ्रांस का। ठीक, लेकिन उसके साथ मैंने आपको बताया कि युद्ध में एट द एंड फ्रांस ही जीतता है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, लॉसेस जो हैं वो जुड़े। लोगों को लग रहा था कि अभी भी
जो है एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पावर जो है वो देख रहे थे कि रिचर सेक्शन के हाथ में ही है, रिचर लोग ही जो है गवर्नमेंट के डिसीजन ले रहे हैं, तो पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और ऐसे ऐसे थर्ड स्टेट्स के मध्यम वर्गीय जो लोग थे और भी नीचे के लोग थे, उनके अंदर जो है वो ये भावनाएं तैयार हुई, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनना शुरू हुए। और ऐसे ही पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे फेमस जो क्लब देखने को मिलता है उसका नाम था जैकोबिन्स। ठीक है जी। तो आगे जैकोबिन्स के बारे में कौन शामिल था और किस प्रकार से राजा फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, ये कल के लेक्चर सॉरी अगले लेक्चर में, हाँ कल, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कृपया साथ के साथ टॉपिक को करते जाएं, छोड़े नहीं, बार बार पढ़ें, डेली पढ़ें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, ये हर टॉपिक के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है ना बेटा, इस बात को ध्यान में रखना है, आपको साथ के साथ करना है, डेली का डेली। ठीक है, और बीच बीच में रिपीट भी करते रहें, पूरे चैप्टर पूरी स्टोरी को यहाँ तक आपको अच्छे से समझ हो जानी चाहिए। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू।